हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पॉलिटी के सेक्शन में फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 की बात करते हैं, जिसमें हमने पहले क्लास में 8 फीचर्स की बात की है। जिसमें पहला था सबसे लंबा लिखित संविधान, देन विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान, देन संसदीय विशेषता, देन एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका और एकीकृत न्यायपालिका, त्रिस्तरीय सरकार। ऐसे फीचर हमने बात कर लिए। और आज हम बात करेंगे, वो तो विशेषता से था, ढांचा से था। आज हम बात करेंगे जो विशेषताएं, जो राइट से संबंधित हैं, जो पार्ट से संबंधित हैं, जो आर्टिकल से संबंधित हैं। ये भी हमारे संविधान के तहत जो लोगों को दिए गए हैं, जो सरकार पे अंकुश लगाते हैं, ऐसी विशेषताओं की। ये विशेषता याद करना बड़ा आसान है। जिस किसी को संविधान का पार्ट याद है, संविधान के भाग, संविधान में 26 जनवरी 1950 को लागू होते समय कुल कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स, यानी 22 भाग। और प्रेजेंट में, वर्तमान में कितने भाग हो चुके हैं? 25 भाग। तो 25 विशेषता नहीं है, 8 फीचर्स की बात करेंगे। बाकी फीचर्स जो मैंने डिस्कशन कर लिया है वो हो चुका है। तो फर्स्ट फीचर क्या है? भाग 1 क्या कहता है? संघ एवं राज्य, जिसमें राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है, संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। भाग 2 क्या कहता है? सिटीजनशिप। तो हमारी सिटीजनशिप है, विश्व 2 प्रकार की सिटीजनशिप होती है। भाग 2 का जो पहला विशेषता है हमारा, वो क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता। नागरिकता, तो नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एकल और डुअल, यानी सिंगल एंड डुअल। डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि किसी देश के निवासी जिस राज्य में है वहाँ की भी नागरिकता उनके पास होगी, और जिस देश में है वहाँ की भी, और उसके अलावा किसी और भी देश की नागरिकता साथ रख सकते हैं। जैसे अमेरिका के नागरिक हैं तो अमेरिका के साथ साथ भारत के भी नागरिकता रख सकते हैं। उसके साथ साथ अमेरिका देश के यदि नागरिक हैं तो वहाँ पे आपको राज्य का विशेष तौर पे नागरिक होना पड़ेगा। कैलिफोर्निया के लिए, न्यूयॉर्क के लिए, या यदि किसी भी शहर में आप हैं तो वहाँ के भी नागरिक होंगे, तो डुअल सिटीजनशिप हो गया। भारत के केस में क्या है कि आप यूपी में रहो, एमपी में रहो, केरला में रहो, तमिलनाडु में रहो, कश्मीर में रहो, लद्दाख, कहीं रहो, आपके पास जो सिंगल सिटीजनशिप होगा वो भारत का होगा, यानी एक नागरिकता होगी, सिंगल सिटीजनशिप। इसके साथ ही भारत देश का नागरिक भारत की नागरिकता रखते हुए किसी और देश की नागरिकता अपने साथ नहीं रख सकता। ठीक है, तो इस प्रकार की विशेषता को कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। ठीक, तो हमारे यहाँ जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो आर्टिकल 5 to 11 तक है। ठीक है, और किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता। और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। जब हम सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उस क्लास में आप देखना कि हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। दूसरा फीचर है, पार्ट 2 से रिलेटेड है, पार्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट पार्ट्स 1 हो गया, पार्ट्स 2 हो गया, पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। तो हमारे संविधान की नेक्स्ट विशेषता क्या है कि हमारे संविधान में हमारे नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है। ऐसा अधिकार जो राज्य के मनमाने रवैये पे नियंत्रण लगाता है। अर्थात जो सरकार है वो मनमाना ढंग से कानून नहीं बना सकती। वो जब कानून बनाने चलती है तो एक बाउंड्री खींची जाती है, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है। किसके द्वारा? मूल अधिकार के द्वारा। सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो। तो मूल अधिकार जो राजनीतिक समानता है वो स्थापित करती है, राजनीतिक न्याय स्थापित करती है, यानी राजनेता की बाउंड्री बताती है कि आप निरंकुश नहीं हो सकते। सही है। अच्छा, उसके बाद मूल अधिकार लोगों को गारंटी देता है कि उनके पास विकास के सभी अवसर हैं जिसको कोई छीन नहीं सकता। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मूल अधिकार किस भाग में है? 3 में, ये मैंने डिस्कस कर लिया। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद में है? 12 से 35। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। कौन सा हटाया गया? राइट टू प्रॉपर्टी। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, 448। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार थी तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, तो इस पे ये मूल अधिकार की बात हो गई।
मूल अधिकार में 6 मूल अधिकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वशासन, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मूल अधिकार हो गए। उसके बाद मूल अधिकार में आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अर्थात भारत देश में रहने वाला कोई भी नागरिक किसी धर्म का अनुसरण कर सकता है, चाहे तो किसी धर्म को न माने, चाहे तो जिस धर्म को मानता है उसके अनुसार वो अपनी पूजा की रीति अपना सकता है। इस प्रकार हमारे देश को किसी विशेष धार्मिक देश का टैग नहीं मिला हुआ है। जैसे सऊदी अरब को इस्लामिक देश कहते हैं, भारत को ऐसा कोई टैग नहीं दिया गया है। यानी नेक्स्ट विशेषता हमारी क्या हो गई? धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। इस धर्मनिरपेक्ष का विचारधारा संविधान में कहाँ दिखता है? फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 25 to 28 तक। आर्टिकल 25, जब आप फंडामेंटल राइट वाला क्लास देखोगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा। शॉर्ट में मैं डिस्कस करती हूँ। किसी भी धर्म को मानने और उसका अनुसरण करने की आज़ादी 25, धार्मिक संगठन बनाने और धर्म की अभिव्यक्ति करने का अधिकार 26, धार्मिक कार्य के लिए करों के संदाय से छूट 27, धार्मिक अल्पसंख्यक को अपने धर्म का प्रमोशन करने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की छूट 28। ये हो गया। उसके साथ धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट दिखता है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है। उसके साथ हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता है वो ये देखता है कि धर्म के आड़ में किसी के साथ शोषण तो नहीं हो रहा है, किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा है। इस आधार पे हमारा धर्मनिरपेक्षता ये है कि समानता के अधिकार को बनाए रखते हुए राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन यदि समानता और मूल अधिकार जैसे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा आया था कि मुस्लिम धर्म में जो तलाक का मुद्दा था, तलाक, उसको सरकार ने गैर कानूनी घोषित किया, तो यहाँ पे सरकार ने हस्तक्षेप किया, लेकिन धर्म के मूल विशेषता में किसी प्रकार का सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार सभी धर्मों को प्रमोट करती है, गुरुद्वारा में भी जाती है, मंदिर में भी जाती है, मस्जिद में भी जाती है, हर जगह। ठीक, नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य के बाद भाग 2, भाग 3। अब बताओ भाग 4 की बात आती है। भाग 4 में क्या आएगा? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नेक्स्ट फीचर क्या है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं जो सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। राजनीतिक विकास को कौन सुनिश्चित करता है? फंडामेंटल राइट। सामाजिक और आर्थिक विकास को कौन सुनिश्चित करता है? डीपीएसपी। डीपीएसपी वाले क्लास में आप देख लेना, कहाँ से लिया है? सोर्स वाले में देखना, आयरलैंड से। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक इसका प्रावधान है। सरकार जब पॉलिसी बनाएगी तो पॉलिसी बनाते समय किसको ध्यान में रखेगी? डीपीएसपी को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य को नीति बनाते समय निर्देश देता है कौन? ये तत्व, इसलिए इसका नाम है डीपीएसपी। ठीक है। इसी के तहत ग्राम पंचायत का गठन, इसी के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसी के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन। तो आर्थिक समानता हुई। बात समझ में आई? अनुसूचित जाति और जनजाति के पिछड़े वर्ग के लिए भी प्रावधान है। पर्यावरण संरक्षण की भी बात की गई है। तो सामाजिक, आर्थिक, हर स्तर पे न्याय की बात किस में आती है? डीपीएसपी। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 3 के अंतर्गत ये आएगा भाग 4। अब उसके बाद डीपीएसपी के बाद हम बात करते हैं कि भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या है? सार्वभौमिक। नेक्स्ट फीचर क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये
क्या सुनिश्चित करता है? ये व्यक्ति की गरिमा बना के रखता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र पहले 21 वर्ष थी, अभी वर्तमान में 18 वर्ष है, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, एक वोट का हकदार है और उसके वोट की वैल्यू एक है। इस प्रकार ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि करता है, समानता सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी हमारे संविधान की विशेषता है, लोकतंत्र की बहुत बड़ी विशेषता है ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारे यहाँ वोट देने की उम्र पहले 21 वर्ष थी। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 जो 1989 में लागू होता है, उसके तहत वोट देने की उम्र 20 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये जो आर्टिकल, ये जो प्रावधान है, ये आपको मिलेगा जब चुनाव आयोग से संबंधित विषय आप पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक का पार्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आर्टिकल 326 आएगा। आर्टिकल 326 आप याद रखोगे, जिसके तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का राइट्स है और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष कर दिया क्या, 18 वर्ष तक हो चुका है और उससे ज़्यादा उम्र का है, जिसका नाम मतदाता सूची में होता है, वो वोट दे सकता है। नेक्स्ट फीचर है कि भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, निष्पक्षता स्थापित करने के लिए, कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र संस्थाओं की स्थापना की गई है, या स्वतंत्र निकाय या स्वतंत्र संस्थाएं, जिसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी आर्टिकल 315 के तहत, स्टेट पीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 315 के तहत, यानी प्रशासनिक उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए ये संस्थाएं काम करती हैं। इसके अलावा यूपीएससी विभिन्न मुद्दों पर नियुक्ति से संबंधित उच्च मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है और स्टेट पीएससी राज्यपाल को सलाह देता है। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराता है, ये भी स्वतंत्र निकाय है। ये आता है आर्टिकल, अभी मैंने बताया 324 में, इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148। इसके अलावा आर्टिकल 280 फिनेंस कमीशन, वित्त आयोग जो राज्यों में वित्त संबंधी बंटवारे के लिए सलाह देता है। उसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये ऐसे संस्थान हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से देश के संचालन में मदद करती हैं। अब नेक्स्ट विशेषता की बात करेंगे। जब सामान्य परिस्थिति होती है तो संविधान तो है, सब कुछ स्मूथली चलता है, लेकिन जब अपरिहार्य परिस्थिति आए, यानी कि असामान्य परिस्थिति आए, तो आपातकाल जैसी प्रावधान भी है। आपातकाल, इमरजेंसी, आर्टिकल भाग 18 में आता है, आर्टिकल 352 से 360 तक, जिसमें 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र किया गया है। आर्टिकल के थ्रू सब कुछ है, आर्टिकल और पार्ट के थ्रू। ठीक है, तो आपातकाल 3 प्रकार का, यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति है तो राष्ट्रीय आपातकाल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352। तो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया पहला। दूसरा हो गया अनुच्छेद 356 और 365 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, जिसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं। किसके अनुसार? 356 और 365 के तहत। यदि राज्य संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो 356 का उल्लंघन, और यदि राज्य केंद्र के किसी भी आदेश का उल्लंघन कर रहा है तो 365 का उल्लंघन। इसके अनुसार राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, इसका उल्लेख। तीसरा है 360, यानी वित्तीय स्थिति यदि हमारी खराब हो, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व घट जाए, अपने लोगों को अन्य सुविधाएं देने के लिए पैसे की कमी हो जाए, तो उस समय कैसे फंड को मैनेज किया जाएगा, इसके लिए वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान होता क्या है कि पूरे देश की सत्ता केंद्र सरकार में, राज्य आपातकाल के तहत राष्ट्रपति शासन के तहत भी शक्ति केंद्र सरकार ले सकती है, वित्त
वित्तीय आपातकाल के दौरान भी पैसे का मैनेजमेंट केंद्र सरकार ले सकती है। अर्थात भारत में केंद्र सरकार भी काम करती है, राज्य सरकार भी काम करती है, यानी संघीय ढांचा है। तो आपातकाल के दौरान बिना संविधान संशोधन के हमारा जो संघीय ढांचा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एकात्मक ढांचे में। ये बहुत बड़ी विशेषता है, यानी मूल संविधान की मूल विशेषता संघीय ढांचे को बिना संशोधन के एकात्मकता की ओर परिवर्तित किया जा सकता है। यह आपातकाल संबंधी विशेषता हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारी विशेषता कौन कौन सी हो गई? एकल नागरिकता, मूल अधिकार, धर्मनिरपेक्षता। एक देखो यहाँ पे छूट गया हमारा, जब हम डीपीएसपी की बात किए थे भाग 4 की, तो भाग 4 क में जोड़ा गया है कि मूल अधिकार, लोगों के अधिकार के साथ साथ लोगों के कर्तव्य भी होने चाहिए। कर्तव्य तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल कर्तव्य जो जरूरी होता है, इस वजह से इसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य, जो भाग डीपीएसपी के जस्ट बाद आता है भाग 4 क में। 4 क में अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 क में जो जोड़ा गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। और जब ये जोड़ा गया तो 10 ड्यूटीज थी हमारी कि हमको अपने स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय में संजोए रखना है, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, पर्यावरण को संरक्षित करना है, महिलाओं की इज्जत को सम्मान को प्रमोट करना है और वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना है। ऐसे करके कुल 10 राइट्स, 10 ड्यूटीज बताए गए। और 86वां संविधान संशोधन द्वारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू एक और ड्यूटीज जोड़ा गया, जिसकी वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी हो गई? 11, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का कर्तव्य माता पिता का होगा। तो कितने फीचर्स हो गए आर्टिकल एंड पार्ट से रिलेटेड? सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट। अब देखो पार्ट वाले कितने चलेंगे? भाग 2, भाग 3, भाग 3 के अंतर्गत ही भाग 4 का। उसके बाद चलेंगे आर्टिकल वाले। आर्टिकल में कौन? 326 आर्टिकल, फिर स्वतंत्र निकाय, ठीक, 315 वाले आर्टिकल की बात हो रही है। 315 यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इलेक्शन कमीशन, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, वित्त आयोग 280 के तहत, वित्त आयोग, अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 है अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338 बी पिछड़ा वर्ग आयोग। ऐसे कई सारे आयोग हैं। अब हो गया क्या? मूल कर्तव्य जो हो गया आपातकाल। ये हो गए 8 विशेषता किसके? फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता वाला टॉपिक खत्म 2 क्लास में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा वो है संसदीय स्वरूप, संघीय स्वरूप। तो देखते हैं कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आए हैं, तो उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कमेंट भी कर सकते हो आप कि आपको पॉलिटी का कौन सा सेक्शन पढ़ना है पहले, तो वो भी आपको मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू।